अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस की जितने भी उनके सिनेरियोज हैं, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और हर जगह लोग ये दांतों तले उंगलियां दबाना जिसको कहते हैं ना, कि हर जगह लोग अचंभित हैं कि भारत ने ऐसा विकास कैसे कर लिया। तो मैं भविष्य की लड़ाइयों की बात करता हूं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमने आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध देखा था। जी जी जी। इस युद्ध इस काल का भी 1-2 साल में सबसे पहला युद्ध वही था टेक्नोलॉजी वाला। और उस युद्ध ने दिखा दिया है कि अब लड़ाइयां परंपरागत तरीके से नहीं होंगी। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, अब एआई का इस्तेमाल होगा, अब सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होगा और अब लड़ाइयों के पैमाने बदल चुके हैं। अमेरिका तो यही चाहता है, वो जानता है कि ईरान के बाद अगला नंबर चाइना का है। चाइना एक गलती करे, अमेरिका टूट पड़ेगा उसको। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री होना विश्व में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस संबंध में डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। मेरे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी। अनुपम तिवारी जी से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे सीडीएस साहब ने भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसे हालात में जो दिक्कतें आई शुरुआत के 2 दिनों में, जिसको उन्होंने स्वीकार किया कि हमको टैक्टिकल मिस्टेक हुई, टैक्टिकल गलती, उसको लेकर के और प्लस विश्व के विभिन्न हिस्सों में खास करके हमारे निकट पड़ोस में ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन हमारे स्थायी शत्रु हैं जो हमारे नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह से प्रयत्नशील रहते हैं। उन परिस्थितियों में भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी की विफलताएं हैं, उनको लेकर के युद्ध में लॉजिस्टिक्स की जो दिक्कतें होती हैं, उनको लेकर के भारत ने क्या सीखा होगा, क्या सीख लेना चाहिए, इसके बारे में उनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं। अनुपम तिवारी जी। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक केस स्टडी कह सकते हैं। ये 4 दिनों में जो कुछ हुआ है, जो दुनिया ने देखा है और भारत की ताकत को जब देखा गया है, तो आप ये मान लीजिए कि कोई भी तैयार नहीं था और हम भारतवासी भी नहीं तैयार थे, इस बात को समझते ही नहीं थे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के क्षेत्र में हमारी सेनाएं किस लेवल तक पहुंची। हमको पता ही नहीं था कि हमारे पास आकाश तीर जैसे कुछ सिस्टम्स आ चुके हैं जो कि भविष्य में युद्धों की दिशा भी बदल सकते हैं। और इन 4 दिनों में हमने ये देख लिया है कि हमारा डिफेंस इतना मजबूत है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इजराइल का आयरन डोम भी उसके सामने कुछ नहीं है, ठहरता नहीं है। क्योंकि 80-90% तक इजराइल दावा करता है कि 80-90% तक उसने जो इनकमिंग मिसाइल थ्रेट्स थे, इनकमिंग एयर थ्रेट्स थे, उनको उसने निगोशिएट कर दिया। लेकिन हमारा रिकॉर्ड 100%। हमने एक भी किसी भी शहर में कोई भी खरोंच नहीं आई, एक ड्रोन तक नहीं आया, मिसाइल तो बहुत दूर की बात है। तो इसको एयर डिफेंस के अगर हम हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी और इसके लिए हम आज दुनिया में एक रश का विषय बने, लोग हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस की जितने भी उनके सिनेरियोज हैं, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और हर जगह लोग ये दांतों तले उंगलियां दबाना जिसको कहते हैं ना, कि हर जगह लोग अचंभित हैं कि भारत ने ऐसा विकास कैसे कर लिया। दरअसल ये एक सतत प्रक्रिया थी और हम भारतवासियों को कभी इसके बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिला। हम लड़ाइयों का मतलब सिर्फ समझते थे कि गोले, बंदूक, बारूद, हवाई जहाज, मिसाइलें, ये सैनिकों का आमने सामने खड़े होना और सीमा पर इधर से गोलियां चलना, उधर से गोलियां चलना। लेकिन एक्चुअल लड़ाई क्या हो रही है और भविष्य की लड़ाइयां क्या हो रही, उसको हमने 4 दिन में दिखा दिया। भविष्य की लड़ाई की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं भविष्य की लड़ाइयों की बात करता हूँ तो हमको ये समझना चाहिए कि हमने आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध देखा था। जी जी जी। इस युद्ध इस काल का भी 1-2 साल में सबसे पहला युद्ध वही था टेक्नोलॉजी वाला। और उस युद्ध ने दिखा दिया है कि अब लड़ाइयां परंपरागत तरीके से नहीं होंगी। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, अब एआई का इस्तेमाल होगा, अब सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होगा और अब लड़ाइयों के पैमाने बदल चुके हैं। जब भी हम थर्ड वर्ल्ड वार की बात करते हैं, मैंने कई जगह पे कहा बात कि थर्ड वर्ल्ड वार अब वैसा नहीं होगा कि एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेगा, सेनाएं जाएंगी राजधानी गिरा देंगी, सेनाएं जाएंगी राजतंत्र गिरा देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको इन्हीं नई टेक्नोलॉजीज की मदद से आप देखेंगे देशों के ऊपर कब्जा किया जाएगा, डोमिनेट किया जाएगा, अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाएगा। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि हम उस तरफ बहुत तेज कदम बढ़ा चुके हैं। हालांकि अभी मैं ये नहीं कहता कि हम चीन की टक्कर लेने लायक हो गए या फिर अमेरिका के बराबर हो गए, लेकिन हाँ, हमने अचंभे में डाला है कि हम सीधे सीधे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और चाइनीज सैटेलाइट्स का सामना अपने इंडिजीनियस सिस्टम से कर रहे थे।
और उसमें हमें 100% सफलता मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। हम मूल रूप से ये जानना चाह रहे हैं, कल खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि चीन जैसे जिस तरह से उसने म्यांमार में, बांग्लादेश में हस्तक्षेप शुरू किया है और वहाँ पे भारत विरोधी माहौल बनाने में लगा हुआ है, बांग्लादेश को पूरी तरह भारत के खिलाफ कर दिया है, और वहाँ का एक पागल एडवाइज़र प्रधानमंत्री वो बराबर भारत से लड़ने भिड़ने की, भारत के खिलाफ खुल्ला खुल्ला बोल रहा है, वहाँ के तमाम बोल रहे हैं। इसी तरह वो नेपाल में भी कुछ करने के प्रयास में लगा हुआ है, हालांकि नेपाल में उसको बहुत अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है, फिर भी वो पाकिस्तान के पक्ष में कह रहा हम बांध बनाएंगे। तो तरह तरह की उपद्रव, ऐसी स्थिति में कभी खुदा ना खास्ता वो डोकलाम के जरिए चिकन ने काटने का जरूरत करे और ऐसा कोई काम करे, तो भारत और चीन के बीच में सीधे सीधे वो लड़ाई होगी जो नेक्स्ट लेवल की होगी, जिसके बारे में अभी तक परंपरागत रूप से हम लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। क्या उसके लिए भी कुछ हम लोग तैयारी कर पाएंगे, या कुछ अभी जो हमारे अनुभव हैं उसके आधार पर कह सकते हैं क्या मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, अगर हम केवल नंबर्स की बात करें तो हम मुकाबला करने में बहुत पीछे हैं। हम समुद्री ताकत में, नंबर्स की मैं केवल बात कर रहा हूँ जी, नंबर्स में जब बात करता हूँ, एयरक्राफ्ट के नंबर्स, मिसाइलों के नंबर्स, समुद्री जो भी बेड़े हैं उनके नंबर्स, हाँ, उनमें हम काफ़ी पीछे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि चीन हमसे काफ़ी एक दशक आगे निकल चुका है। लेकिन जब बात, अब मैं कहा ना, टेक्नोलॉजिकल वॉर जब होता है, जब बात क्वालिटी की आती है, और जब बात एडवांस्ड चीज़ों की आती है, जी, तो वहाँ पर हम चाइना के लगभग बराबर हैं। हमारा एक एयरक्राफ्ट और उनके 4 JF-17, हमारे 4 राफेल, उनका पूरा JF-17 और J-20 का बेड़ा। आप इसकी तुलना कर लीजिए। हम जब चाहें लॉक कर लेते हैं, जब चाहें उनके रनवे उड़ा देते हैं, जब चाहें उनकी हिल्स उड़ा दे रहे हैं, जब चाहें उनके ठिकाने उड़ा दे रहे हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कोई तुलना ही नहीं। हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखें तो S-400 की बहुत सारी बातें हुई, आकाश तीर की बहुत कम बातें हुई, लेकिन आकाश तीर तो एकदम नया दुनिया, कोई जानती नहीं था आकाश तीर, दुनिया देख रही है। हमें सबसे कम चर्चा तो नेविक की हो रही है, जो हमारा इंडिजिनियस सिस्टम है। और इसकी अब आप अनसंग हीरो है इस पूरी लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर वार। नेविक के बारे में तो कोई जानता ही नहीं, और आज भी चर्चा नहीं हो रही नेविक चीज क्या है। और वो हमने क्यों शुरू किया? कारगिल वार में जब हमको अमेरिका ने GPS देने से मना कर दिया, तो उसके बाद हमने नेविक के ऊपर काम किया। और देखिए 20 सालों में, 25 सालों में नेविक हमारा 100% काम कर रहा है। मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज, और दुनिया को इसकी भनक भी नहीं लग पा रही हम कहां से कौन सा अटैक करने जा रहे हैं। तो एडवांस्ड लड़ाइयों में हम चीन की बराबरी कर चुके हैं। अब इसको और एक कदम आगे ले जाना है, क्योंकि देखिए भविष्य में चाइना कितना भी कहता रहेगा उसके बाद 5th जनरेशन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, आने वाले 10 से 20 सालों बाद एयरक्राफ्ट की लड़ाइयां भी बंद हो चुकी होंगी। ये सब पुराने जमाने जैसे हम लोग अपने घोड़े, बर्छे, भाले और तीर धनुष भूल चुके हैं, वैसे ही अभी हवाई जहाज भी बंद हो जाएंगे। आपको लड़ाइयां एक नई दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसमें भारत पर कई सारी वजह रही होंगी। अगर हमने ग्लोबलाइजेशन शुरू होने के साथ ही अगर इस पे काम शुरू कर दिया होता तो आज हम बहुत बड़ी ताकत होते। हम कम से कम 20 साल लेट हुए, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, और आज हम उस जगह पर खड़े हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर चाइना के साथ हम 1-to-1 लड़ाई भी हुई, हमें किसी का सहयोग नहीं भी मिला, तो कम से कम हम चाइना को एक जबरदस्त आघात जरूर दे सकते हैं। नहीं, संभावना तो ये है कि चाइना से कुछ ही वर्षों में एक झड़प या एक छोटा मोटा युद्ध किसी न किसी बहाने से हो सकता है। हालांकि अभी इसके लक्षण नहीं दिखते। अब तो चाइना ने व्यापार बढ़ाने की बात, रूस, इंडिया और चाइना RIC के गठन की बात शुरू कर दी है। लेकिन चाइना की फितरत वही वाली, हिंदी चीनी भाई के बाद तिब्बत पे कब्जा, भारत पे आक्रमण, तो चाइना कुछ भी कर सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो जियोपॉलिटिकल जो संभावनाएं हैं उसके बीच हम अपनी सुरक्षा को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं हमको। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, उन्होंने अपने देश के लिए 2027 का एक वादा कर रखा है। उन्होंने उस वादे के तहत 2 चीज़ें बता रखी हैं कि वो साउथ तिब्बत यानी हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वो कब्जा करेंगे, मिलिट्रीली कब्जा करेंगे, और ये उनके प्रोग्राम में है। और 2027 के आसपास ही वो ताइवान के ऊपर कब्जा करेंगे। अब इन 2 फ्रंट्स को लेकर के शी जिनपिंग की सारी तैयारियां हैं। हमको इसके ऊपर सचेत रहना होगा, क्योंकि वो जब भी कोई बात कहते हैं तो फ्लूक नहीं होता, उसके ऊपर लगातार काम करते हैं। है। अब यहाँ पर
हमको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपनी विदेश नीति के ऊपर काम करके, कि फिलहाल हमारा साउथ तिब्बत वाला या हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला इशू पहले बाद में हो, ताइवान वाला पहले हो जाए। अब अगर ताइवान वाला पहले हो जाता है तो अमेरिका के लिए भी एक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अमेरिका, जैसे मैंने आपसे कई बार चर्चा करी है कि अमेरिका तो यही चाहता है, वो जानता है कि ईरान के बाद अगला नंबर चाइना का है। चाइना एक गलती करे, अमेरिका टूट पड़ेगा उसको। अमेरिका अपने नाटो सदस्यों के साथ किसी ने इकोनॉमिक तरीके से और तमाम तरीके से, ये टूटने का मतलब ये नहीं कि अपने हथियार लेकर के भिड़ जाएगा, मतलब उसको घेरना शुरू कर देगा, और वो इसी फिराक में है। आप देखें जिस तरह से एक एक करके अभी रूस को फंसाएगा यूक्रेन वार में, ईरान की कमर तोड़ी जा रही है, चाइना का नंबर आ ही गया है, तो सबका अल्टीमेट टारगेट चाइना है। तो भारत के बेनिफिट ये रहेगा कि चाइना उलझे अमेरिका के साथ, भारत की तरफ ना आए, और तब तक भारत जियोपॉलिटिकली अपनी स्थिति मजबूत कर ले, कई सारे देशों को अपने साथ कर ले, और इसके लिए हमें सतत प्रयास करने पड़ेंगे। अब हम किसको किसको साथ में ला सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा आपको। हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम यूरोप को बिल्कुल अपने पीछे लाम बंद कर लें। और क्यों हम कर सकते हैं ये बताऊं, यूरोप की अभी जो कंडीशन है वो आज से 100 साल पहले वाली नहीं है। अब यूरोप कमजोर हो चुका है, वो भी एक ठिकाना ढूंढ रहा है। ब्रिटेन वगैरह के जो वेसल्स हैं, मैं कल ही देख रहा था, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो निकला था वहां से, उसके अंदर ब्रिटेन के अंदर बातें हो रही, यार ये सब कबाड़ बेचो, ये सब हम क्यों ढो रहे हैं, हम इसका खर्चा नहीं वहन कर सकते। तो ये कंडीशंस वहां पर है, तो हम उनको अपने साथ मिला सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा गठजोड़ बना सकते हैं, और ग्लोबल साउथ जहां पर हमारा एक अच्छी आवाज है उन देशों के लिए, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक सतत प्रयास करना पड़ेगा, और अमेरिका से चीन को उलझाइए, और आप जो है बाकी सब चीजों को देख लीजिए। रूस की मित्रता मत छोड़िए, क्योंकि रूस आपका ऑल वेदर फ्रेंड है। आज अगर वो संकट में है, आज उसको परेशानी है, तो वो उसकी अपनी समस्या है, भारत की समस्या नहीं है। लेकिन हम ये जरूर इंश्योर करा दें रूस को कि सही हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ व्यापार करते रहेंगे जैसा हमने किया है, हम आपका तेल खरीदते रहेंगे चाहे दुनिया हमें कुछ भी कहे। तो एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। और चीन का जो पतन होगा, मैं इसलिए बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चीन का जो पतन होगा वो भारत की ही वजह से होगा, भारत उसमें हिस्सेदार होगा। हाँ, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चीन के साथ नहीं होगा भारत। एक रिसेट होगा जिसमें चीन मजबूर हो जाएगा अपने आप को तोड़ डालने के लिए। एग्जैक्टली। चलिए, ये तो एक अच्छी खबर है कि चीन के साथ हमारा युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, और हम इस स्थिति में नहीं है कि हम अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने दें। बहरहाल जो नेतृत्व है हमारे पास आज का, अगर ये कंटिन्यू रहता है, ये चलता रहता है, तो जब तक ये नेतृत्व है तब तक तो हम समझते हैं कि भारत किसी बड़े संकट में फंसने वाला नहीं है। हमारा नेतृत्व तो इतना तेज है और इतना बुद्धिमान है कि अगर संकट आता है तो उसको 22 मिनट 23 मिनट में खत्म कर देता है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया। मैं एक चीज और जोड़ना जी, मैं देखिए हिंदुस्तान एक मामले में बहुत किस्मत वाला मैं मानता हूँ कि सही समय पर सही नेता हमें मिलते रहे। सही नेता, चाहे आजादी की लड़ाई की बात हो, उस समय जैसी जरूरत थी वैसे लोग बाहर आए। आज के जमाने में महात्मा गांधी की कोई उपयोगिता नहीं, उस समय उपयोगिता थी तो उस समय महात्मा गांधी आ गए। सही कह रहे हैं। जब नेशन बिल्ड करना था तो नेहरू उस समय थे, आज नेहरू होते तो शायद उनका उतनी उपयोगिता नहीं होती। जिस समय इंदिरा गांधी को होना चाहिए था वो थी, और जिस समय नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए वो है। नरेंद्र मोदी, तो ये हमारे भारत की एक किस्मत है, और ये आज से नहीं है। मैं और पीछे ले जाऊंगा, जिस समय सम्राट अशोक होना चाहिए था सम्राट अशोक था, जिस समय चाणक्य चाहिए था चाणक्य था। ये बहुत कुछ देवताओं की कुछ एक कृपा है भारतवर्ष के ऊपर कि हमें हर समय एक ऐसा नायक मिल जाता है जिसकी उपयोगिता उस समय सबसे ज्यादा होती है। तो आपने देखा कि ईश्वरी कृपा है भारत की, और भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसी के साथ हम पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। नमस्कार।